भारत नेपाल बॉर्डर पर सीक्रेट नेटवर्क का पर्दाफाश। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का खतरनाक प्लान बेनकाब। सलीम पिस्टल और सारिक साठा की सनसनीखेज साजिश। एशिया की सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री नाकाम। गोल्ड स्मगलिंग और अवैध हथियारों वाली चाल बेपर्दा। सलीम पिस्टल और सारिक साठा दोनों भारत के कुख्यात अपराधी, जिन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के भरोसेमंद एजेंट बनने तक का सफर तय किया। सलीम पिस्टल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा अवैध हथियार का सौदागर कहा जाता है, भारत नेपाल बॉर्डर पर हथियार फैक्ट्री खोलने की तैयारी में था। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में प्लान एस की पूरी मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों को मोटा पैसा दिया गया था। हथियार और मशीनरी पहले से नेपाल में भेजी जा चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की शह पर भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग रची जा रही थी और इस प्लानिंग को रचने का जिम्मा दो भारतीय एजेंटों सारिक साठा और सलीम पिस्टल को सौंपा गया था। लेकिन उससे पहले ही भारत नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सलीम पिस्टल को गिरफ्तार कर लेती है और पाकिस्तान आईएसआई और डी कंपनी का ये प्लान फेल हो जाता है। जांच में पता चला है कि सलीम पिस्टल पाकिस्तान में आईएसआई से संपर्क में था। दुबई में सलीम पिस्टल ने सारिक साठा से मुलाकात की, जो आईएसआई के लिए काम करता है। दोनों ने मिलकर भारत में हथियारों और गोल्ड की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का नेटवर्क तैयार किया। सारिक साठा उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी है, जो फिलहाल दुबई में बताया जाता है। सलीम पिस्टल ने सुरक्षा एजेंसी के सामने अपने कबूलनामे में इस बात का खुलासा किया है कि दुबई में उसकी सारिक साठा से मुलाकात होती है। यह मुलाकात पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर होती है और दोनों मिलकर गोल्ड स्मगलिंग के धंधे से जुड़ जाते हैं। सलीम ने कबूल किया कि पाकिस्तान से हथियार नेपाल के बीरगंज तक पहुंचते थे। वहां से भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सप्लाई होती थी। इस नेटवर्क में दुबई, थाईलैंड और कंबोडिया के ठिकाने भी शामिल थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने नेटवर्क को धराशायी कर दिया और बड़ी तस्करी को ब्रेक कर दिया। सलीम पिस्टल की गिरफ्तारी के वक्त उसके पास नकली पासपोर्ट, सैटेलाइट फोन और विदेशी करेंसी मिली। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने 15 सालों में कई करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। उसका गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क भी एक्टिव था। म्यूल्स और हवाला के जरिए भारत में पैसा भेजा जाता था। भारत नेपाल बॉर्डर से जिस वक्त सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया गया था, उसके कब्जे से फर्जी पासपोर्ट के अलावा एक सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया था। सूत्र बताते हैं कि इसी सैटेलाइट फोन के जरिए वो पाकिस्तान आईएसआई ऑपरेटिव्स के लगातार संपर्क में था। सलीम पिस्टल ने पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया है कि वो करीब 15 सालों से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और गोल्ड स्मगलिंग के धंधे से करोड़ों की अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा और उसने इस करोड़ों की संपत्ति से कई बेमानी प्रॉपर्टीज भी भारत में खरीदी थी, जिसको लेकर ईडी ने भी सलीम पिस्टल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सलीम ने कबूल किया कि दुबई में एसके एंटरप्राइज नाम की कंपनी के जरिए ये कारोबार चलता था।
सारिक साठा यानी संभल हिंसा का मास्टरमाइंड। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दुबई उसका ठिकाना है। यह वही कुख्यात अपराधी है जो दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के नेटवर्क में सक्रिय रहा। साथ ही उसका गैंग चोरी, हथियार तस्करी और हिंसा के कई गंभीर संगीन मामलों में भी शामिल है। सलीम पिस्टल इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी था। सलीम पिस्टल का कबूलनामा दिखाता है कि वो शुरुआती दौर से ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क में शामिल था। उसके मुताबिक 2008 में प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो के दौरान पाकिस्तान से आए रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे हथियारों, नकली नोटों और अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्करी तक उसका दायरा बढ़ा। लाहौर में उसने नामी गैंगस्टरों और हथियारों को देखा और बहन शाहजहां के जरिए साबिर भट्टी से संपर्क किया। फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो बैंकॉक और कंबोडिया की यात्राएं करता, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसका नेटवर्क बेहद संगठित और खतरनाक था। सलीम पिस्टल ने हथियारों की सप्लाई का पूरा ब्यौरा दिया है। उसकी दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से पिस्टलें वेल्डिंग मशीन या मशीन स्पेसिमेन में छिपाकर एयर कार्गो रूट कराची बैंकॉक, काठमांडू या कराची, दोहा काठमांडू के जरिए भेजी जाती थी। काठमांडू में दीपक गुरुंग नाम का शख्स कस्टम क्लियरेंस का काम करता था और फिर पिस्टलों को बीरगंज से साइकिल चलाने वालों के जरिए रक्सौल तक पहुंचाया जाता था। वहां से सलीम टैक्सी या बस से पिस्टलें दिल्ली लाता था। सलीम के मुताबिक लगभग 1000 पिस्टलें भारत में बेची गई, जिनमें प्रमुख ग्राहक थे नासिर, बॉबी, इमरान, अनवर अंकल, हाशिम बाबा और नादिर। नेटवर्क में शहबाज और अजीजुद्दीन ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। पाकिस्तान और दुबई में जिस तरह से सलीम पिस्टल ने अपनी आपराधिक जड़ें जमाई हुई थी, ठीक उसी तर्ज पर वो भारत के कई कुख्यात गैंगस्टरों और यूपी के कुछ बाहुबलियों के भी लगातार संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि भारत के कई गैंगस्टर और यूपी के कुछ बाहुबलियों को सलीम पिस्टल ने पाकिस्तान से आने वाली उम्दा क्वालिटी की हथियारों की खेप लगातार पहुंचाई। यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसियां लगातार सलीम पिस्टल से पूछताछ में जुटी हुई हैं। सन 2016 से 2018 के बाद सलीम ने हथियारों के साथ साथ गोल्ड स्मगलिंग का भी कारोबार शुरू किया। बैंकॉक में उसने थाई नागरिकों से संपर्क किया जो सोना खास पैकिंग बॉक्स में छिपाकर भारत भेजता था। सलीम के कबूलनामे के मुताबिक हर 1 किलो सोने पर उसे 4 लाख रुपए का मुनाफा मिलता था, जिसमें से 56,000 नफीस और 1 लाख आजाद को जाते थे। म्यूल्स यानी मानव वाहक सोना निकलकर या शरीर और किसी दूसरे सामान में छिपाकर भारत लाते थे। वो समय समय पर कंबोडिया जाता और वहां वीजा एक्सटेंशन करवाता था। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सलीम और उसके सहयोगियों के जरिए ऑपरेट किया जाता था। सलीम का कबूलनामा दिखाता है कि ये कारोबार केवल हथियार या गोल्ड तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान और नेपाल में संपर्क, दुबई ठिकाना और स्थानीय एजेंट इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाते थे। सलीम और अजीजुद्दीन ने भारत में हथियार सप्लाई के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार किया। उनके साथ ही शहबाज ने पाकिस्तान में रिश्तेदारों की मदद से नेटवर्क चलाया। सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि नेटवर्क अब भी एक्टिव हो सकता है। सलीम की गिरफ्तारी से ही उसका एक हिस्सा खुला है, लेकिन इसकी जड़ें बेहद गहरी और खतरनाक है।